फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए दुनिया भर की उन बेहतरीन बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2014 में पब्लिश किया गया है। आई एम यशिता मेहरा and you are watching BookBuzz. If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so you can get our all updates. तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है 7 Brief Lessons on Physics. 7 Brief Lessons on Physics इटालियन भौतिक विज्ञानी कार्लो रोवेली की एक छोटी पुस्तक है जिसे पेंगुइन बुक्स द्वारा मूल रूप से 2014 में इटालियन में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 96 पेज है और इसे इटालियन भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक का 52 भाषाओं में अनुवाद किया गया था। 10 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी है, जिनमें से 4 लाख से अधिक इटली में। ये पुस्तक उन लोगों के लिए पढ़ने के लिए है जो आधुनिक भौतिकी के बारे में बहुत कम जानते हैं लेकिन इसके आश्चर्य को समझना शुरू करना चाहते हैं और आप इससे सीखते हैं ब्रह्मांड की हमारी समझ और इसमें हमारे स्थान को समृद्ध करने की क्षमता। नंबर 2 पर है दिस हाउस ऑफ ग्रीफ। दिस हाउस ऑफ ग्रीफ हेलेन गार्नर की 2014 की नॉन फिक्शन किताब है जिसे टेक्स्ट पब्लिशिंग ने अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में 288 पेज हैं। ये किताब असल में द स्टोरी ऑफ ए मर्डर ट्रायल है। इसकी विषय वस्तु एक व्यक्ति की हत्या की सजा है जिस पर अपनी कार को एक डैम में चलाने का आरोप लगाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में 3 बच्चों की मौत हो गई थी। द ऑस्ट्रेलियन ने इसे साहित्यिक कृति घोषित किया। पुस्तक को आलोचनात्मक प्रशंसा भी मिली। द मंथली में रमोना कोवल ने लिखा है कि ऑथर का काम विनाशकारी पूरी तरह से सम्मोहक था। नंबर 3 पर है सिटीजन एंड अमेरिकन लिरिक। सिटीजन एंड अमेरिकन लिरिक 2014 की किताब है। ये अमेरिकी कवि क्लाउडिया रैंकिन द्वारा गीत निबंधों की एक श्रृंखला है जिसे ग्रे वॉल्फ प्रेस यानी अमेरिका, पेंगुइन बुक्स यानी यूके द्वारा अक्टूबर 2014 को प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और इस पुस्तक में 166 पेज है। नागरिक संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय संबंधों के सामूहिक चित्र में पाठ और मीडिया के कई रूपों को जोड़कर पारंपरिक गीत कविता के सम्मेलनों को फैलाते हैं। पुस्तक को 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर के रूप में स्थान दिया गया था और कई पुरस्कार जीते, जिसमें 2014 का कविता के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड, कविता में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए 2015 का NASP इमेज अवार्ड और 2015 का कविता सर्वश्रेष्ठ संग्रह के लिए फॉरवर्ड पुरस्कार शामिल है। इस पुस्तक में नस्लवाद और दृश्यता की अपनी आलोचना में रैंकिन ने अफ्रीकी अमेरिकियों का सामना करने वाली सूक्ष्म आक्रामकता का विवरण दिया। टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स के खिलाफ प्रतिक्रिया जैसी विवादास्पद घटनाओं पर चर्चा की और ट्रेवॉन मार्टिन और जेम्स क्रेग एंडरसन की शूटिंग के प्रभाव के बारे में पूछताछ की। वे अपने लेखन को विभिन्न चित्रों, मूर्तियों और अन्य डिजिटल मीडिया की छवियों के साथ काले अनुभव को प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत करती है। नंबर 4 पर है आउटलाइन। आउटलाइन राहेल कुस्क का एक उपन्यास है जिसे फेबर और फेबर, फरार, स्ट्रॉस और गिरोक्स यानी US द्वारा 2014 में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 256 पेज है और आउटलाइन ट्रायलॉजी की ये पहली किताब है। ट्रायलॉजी के रूप में इसमें उपन्यास ट्रांजिट और कुडोज भी शामिल है। इसे द न्यूयॉर्क टाइम्स के आलोचकों द्वारा महिला द्वारा 15 उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक के रूप में चुना गया था, जो 21वीं सदी में हमारे पढ़ने और लिखने के तरीकों को आकार दे रही है। एक अंग्रेजी महिला लेखिका ग्रीष्मकालीन लेखन कार्यशाला पढ़ाने के लिए एथेंस के लिए उड़ान भरती है। विमान में उसकी मुलाकात एक वृद्ध यूनानी कुंवारे से होती है जो उसे अपनी 2 असफल शादियों के बारे में बताता है। अगले दिन वह लेखन विद्यालय के एक आयरिश सहयोगी से मिलती है जो उसे अपनी जीवन कहानी भी बताता है। प्रत्येक अध्याय में लेखक लोगों से मिलता है और प्रेम, कल्पना, विवाह और अंतरंगता जैसे विषयों पर लंबी बातचीत करता है। नंबर 5 पर है द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन एंड अननेचुरल हिस्ट्री। द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन एलिजाबेथ कोलबर्ट द्वारा लिखित और हेनरी होल्ट एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित 2014 की एक नॉन फिक्शन पुस्तक है। इस पुस्तक में 319 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। पुस्तक का तर्क है कि अर्थ इज इन द मिडस्ट ऑफ ए मॉडर्न मैन-मेड सिक्स्थ एक्सटिंक्शन। पुस्तक में कोलबर्ट पिछले सामूहिक विलुप्त होने की घटनाओं का वर्णन करती है और उनकी तुलना हमारे वर्तमान समय के दौरान त्वरित व्यापक विलुप्त होने से करता है। वह मनुष्य द्वारा बुझी हुई विशिष्ट प्रजातियों के साथ साथ प्रोत्साहित और निकट वर्तमान विलुप्त होने की घटनाओं के आसपास की पारिस्थितिकी का भी वर्णन करती है।
लेखक को 2015 में पुस्तक के लिए जनरल नॉन फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था। नंबर 6 पर है डेप्थ ऑफ स्पेकुलेशन। ये एक अमेरिकी लेखक जेनी ऑफेल का 2014 का उपन्यास है जिसे अल्फ्रेड ए नोबल द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 179 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। उपन्यास को सकारात्मक समीक्षा मिली और इसकी तुलना ऑफेल के बाद के काम विदर से की गई। हालांकि पूरी तरह से आत्मकथात्मक नहीं है, उपन्यास ऑफेल के जीवन पर आधारित है। नंबर 7 पर है ऑल माय पुनी सोरोस। ऑल माय पुनी सोरोस कनाडाई लेखक मिरियम टोज का छठा उपन्यास है जिसे अल्फ्रेड ए नोबल द्वारा 2014 को प्रकाशित किया गया और इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। उपन्यास ने 2014 रोजर्स राइटर्स ट्रस्ट फिक्शन पुरस्कार जीता और 2014 स्कोटिया बैंक गिलर पुरस्कार साहित्य के लिए, 2015 फोली पुरस्कार और इसे 2015 वेलकम बुक पुरस्कार के लिए चुना गया था। टोज ने कहा है कि उपन्यास उनकी बहन मार्जोरी की 2010 की आत्महत्या तक की घटनाओं पर भारी पड़ता है। उपन्यास वॉन डिसेंट बहनों एल्फ्रेडा और योलांडी के अशांत संबंधों को याद करता है, जो एक रूढ़िवादी मेनोनाइट समुदाय के एक बौद्धिक मुक्त उत्साही परिवार के एकमात्र बच्चे हैं। योलांडी उपन्यास की कथाकार हमेशा अपनी बहन की छाया में रहती है, जबकि एल्फ्रेडा एक प्रतिभाशाली, सुंदर, खुशी से विवाहित और बहुत प्रसिद्ध संगीत कार्यक्रम पियानो वादक है। योलांडी एक असफल लेखन करियर और अलग अलग पिता से किशोर बच्चों के साथ भी असफल है। नंबर 8 पर है द पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट वेल्श लेखक सारा वॉटर्स का 2014 का उपन्यास है जिसे विरागो प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 576 पेज और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इसे फिक्शन के लिए बेलिज महिला पुरस्कार के लिए चुना गया था और द संडे टाइम्स द्वारा फिक्शन बुक ऑफ द ईयर नामित किया गया था, जिन्होंने कहा था कि ये उपन्यास गायब युगों और छिपे हुए जीवन के एक नायाब काल्पनिक रिकॉर्डर के रूप में सारा वॉटर्स की स्थिति की पुष्टि करता है। ये पुस्तक 1922 में कैम्बरवेल में सेट की गई है, जहां स्पिंस्टर फ्रांसिस अपनी विनम्र मां श्रीमती रे के साथ रहती है और महान युद्ध में अपने भाइयों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करती है। उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे काफी कर्ज हो गया और वे क्लर्क क्लास के लिलियन और लियोनार्ड बार्बर रॉजर्स लेने के लिए बाध्य हैं। मेहमान अपने साथ रंग, मस्ती और संगीत लेकर आते हैं, लेकिन फ्रांसिस में खतरनाक इच्छाएं भी जगाते हैं, जो आपको बुक पढ़ने पर पता चलेगी। नंबर 9 पर है द बुक ऑफ स्ट्रेंज न्यू थिंग्स। द बुक ऑफ स्ट्रेंज न्यू थिंग्स डच में जन्मे लेखक मिशेल फेबर का 2014 का विज्ञान कथा उपन्यास है। ये बुक अक्टूबर 2014 को यूनाइटेड किंगडम में कैनोनगेट बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक में 512 पेज है। एक अंग्रेजी पादरी पीटर लेहर ने मिशनरी बनने के लिए अपनी पत्नी बिट्राइस को छोड़ने का फैसला किया। ये धीरे धीरे पता चलता है कि एक अलग देश में एक मिशनरी होने के बजाय उसे यूएसआईसी एक निजी अमेरिकी निगम द्वारा दूर के ग्रह ओएसिस के आबादी को प्रचार करने के लिए काम पर रखा गया है। पीटर को मूल निवासियों से मिलने पर शत्रुता मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसके बजाय उन्होंने पाया कि वे बेहद स्वागत कर रहे हैं। नंबर 10 पर है ऑल द लाइट वी कांट सी। ऑल द लाइट वी कांट सी अमेरिकी लेखक एंथनी डॉयर द्वारा लिखित एक युद्ध उपन्यास है, जिसे 6 मई 2014 को स्क्रिबनर द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 544 हार्डबैक, 531 सॉफ्टबैक पेज हैं। अंग्रेजी भाषा के इस नॉवेल को फिक्शन के लिए 2015 पुलित्जर पुरस्कार और फिक्शन में उत्कृष्टता के लिए 2015 एंड्रयू कार्नेगी मेडल मिल चुका है। 1934 में मैरी लोर लेब्लांक एक 6 वर्षीय नेत्रहीन लड़की है जो पेरिस में अपने पिता प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में मास्टर लोकस्मिथ के साथ रहती है। वह संग्रहालय के भीतर छिपे हुए कथित सी ऑफ फ्लेम्स हीरे की कहानियां सुनती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मालिक के आसपास के लोगों को अंतहीन दुर्भाग्य की कीमत पर अमरता प्रदान करता है। कथित तौर पर शाप को समाप्त करने का एकमात्र तरीका ये है कि पत्थर को उसके असली मालिक सागर को लौटा दिया जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।